पिछले चैप्टर में हमने देखा वीर अपने अंदर एक अजीब सी ताकत को महसूस कर रहा था। अब वीर कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलता है और फिर दिन भर की थकान के कारण अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन वीर सुबह सुबह ही अपने घर के गैराज में अपने पिता की उसी कार को ठीक करने की कोशिश करने लगता है जिसे वो और उसके पिता मिलकर बनाया करते थे। दरअसल वीर जब कभी भी खुश होता या उदास होता या फिर जब कभी भी उसे उसके पिता कार्तिक की याद आती थी तब वह इस गैराज में आकर वह अपने पिता की इस कार को ठीक करने लगता था। वह जब भी इस कार के आसपास होता था तब उसे ऐसा लगता था जैसे कि उसके पिता उसके साथ ही हो। आज भी वीर वहां पर कल प्रकाश अंकल की बताई बातों के कारण ही था। वीर के पिता कार्तिक के जाने के बाद वीर और उसके परिवार ने बहुत सी परेशानियों का सामना किया था और अब प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर को लगने लगा था कि वह उन सभी परेशानियों को हल कर सकता है। वीर अपने पिता की कार पर हाथ फेरते हुए कहता है, पापा मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द मैं माँ और कृतिका की सभी परेशानियों को दूर कर दूंगा और वो जल्द ही पहले जैसी खुशहाल जिंदगी जिएंगे। वीर एक गहरी सांस लेता है और आगे कहता है, वैसे प्रकाश अंकल का बताया तरीका खतरनाक है। कोई नहीं जानता कि म्यूटेंट जोन में कौन सा खतरा कहां पर मिल जाए, पर मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। इतना कहकर वीर खाना खाने के बाद फिर से प्रकाश अंकल की लैब में चला जाता है। वीर जैसे ही वहां पहुंचता है तब प्रकाश अंकल वीर को देखकर कहते हैं, वीर बेटा तुम आ गए। तब वीर प्रकाश अंकल की बात सुनकर कहता है, कैसे नहीं आता अंकल, वैसे भी हमारे पास समय कहाँ है। तब प्रकाश अंकल वीर की बात सुनकर वीर से कहते हैं, ठीक है तो फिर चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। वीर प्रकाश अंकल की बात सुनकर वह अपना सर हौ में हिलाता है और प्रकाश अंकल के पीछे पीछे फिर से उसी कमरे में चला जाता है। वहां पहुंचकर वीर अपने पैरों को मोड़कर एक बार फिर से वही जमीन पर बैठ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह ध्यान लगाने के लिए अपनी आंखें बंद करता, इससे पहले ही प्रकाश अंकल वीर से कहते हैं, रुको वीर, इस तरह से तो तुम अपनी एलिमेंटल पावर्स को नहीं जगा पाओगे। फिर अपना सर खुजाते हुए वीर प्रकाश अंकल से पूछता है, तो फिर अंकल मैं क्या करूं? तब प्रकाश अंकल वीर को जवाब देते हुए कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो वीर, तुम्हें अपने सभी चक्रों को एक जगह पर फोकस करना होगा। चक्रों को वीर अपना सर खुजाते हुए पूछता है। वीर का मुंह देखकर प्रकाश अंकल एक गहरी सांस लेते हैं और वीर से कहते हैं, हाँ वीर, चक्रों को। पर कैसे चक्र अंकल? वीर प्रकाश अंकल की बात सुनकर उनसे पूछता है। प्रकाश अंकल वीर को जवाब देते हुए कहते हैं, हमारे पुराणों में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य में 7 चक्र होते हैं। क्या कहा कल आपने 7 चक्र? वीर प्रकाशन कल की बात सुनकर उत्सुकतावश पूछता है। तब प्रकाश अंकल वीर को जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ 7 हमारे पुराणों में कहा गया है। पहला हमारी कमर और नाभि के नीचे होता है जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, यह हमारी जिंदगी को दर्शाता है। वही दूसरा चक्र हमारी नाभि पर होता है जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहा जाता है। यही से हमारे शरीर की सारी व्यवस्था या कहे तो हमारा पूरा शरीर नियमानुसार चलता है। तभी वीर प्रकाश अंकल से पूछता है, अंकल बाकी के 5 चक्र कहाँ होते हैं? तब प्रकाश अंकल वीर से कहते हैं, बताता हूँ वीर, पहले सांस तो लेने दो। उसके बाद प्रकाश अंकल एक गहरी सांस लेते हैं और अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं, हमारे शरीर में तीसरा चक्र मणिपुर चक्र होता है जो कि हमारी नाभि से ऊपर और छाती के नीचे की तरफ होता है। यह हमारे शरीर में बुद्धि का प्रतीक होता है। वही हमारी छाती के बीचों बीच अनाहत चक्र मौजूद होता है जो हमारे शरीर में प्यार को दर्शाता है।
वही पांचवा चक्र विशुद्धि चक्र होता है, जो कि हमारे गले में विद्यमान होता है, जो कि हमारे शरीर में ताकत का प्रतीक माना जाता है। वही छठ चक्र आज्ञा चक्र होता है, जो हमारी दोनों आंखों की भौहों के बीच में होता है, जो कि इमेजिनेशन मतलब कल्पना का प्रतीक होता है। वही सातवां और सबसे जरूरी चक्र सहस्त्रार चक्र होता है, जो कि हमारे मस्तिष्क में होता है, जो कि हमारे शरीर में समझ और इच्छा का प्रतीक होता है। वीर प्रकाश अंकल की बात सुनकर उनसे कहता है, लेकिन अंकल, इन सब बातों का मेरी एलिमेंटल पावर्स से क्या मतलब? वीर के सवाल सुनकर प्रकाश अंकल वीर को जवाब देते हुए बोलते हैं, मतलब है वीर, मतलब है। क्योंकि यही वो चक्र है जिन पर तुम्हें ध्यान लगाना है। यही चक्र तुम्हें के तुम्हारे पिता की ही तरह एलिमेंट्स को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। एक मिनट अंकल, अभी आपने क्या कहा? मेरे पिता की ही तरह? वीर कंफ्यूजन में प्रकाश अंकल से पूछता है। वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल के चेहरे का सारा रंग बदलने सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो और जैसे यह बात उन्हें वीर के सामने नहीं करनी चाहिए थी। तभी वीर प्रकाश अंकल पर दबाव बनाते हुए पूछता है, बताइए ना अंकल, मेरे पापा की तरफ से आपका क्या मतलब है? तब प्रकाश अंकल थोड़ा हिचकिचाते हुए कहते हैं, वीर, दरअसल तुम्हारे पिता भी म्यूटेंट जोन में मिशन पर ही काम किया करते थे। वह बहुत ही ताकतवर योद्धा हुआ करते थे। एलिमेंट्स को कंट्रोल करना तो उनके बाएं हाथ का खेल हुआ करता था। अपने चेहरे पर एक खुशी की चमक लाते हुए प्रकाश अंकल एक गहरी सांस लेते हैं, जैसे वह अपनी किसी बहुत ही पुरानी और अच्छी यादों के बारे में याद कर रहे हों। उस समय वीर प्रकाश अंकल के चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान को देखकर बड़े आराम से यह बात सकता था कि उस बारे में सोचकर वह कितने खुश है। वीर प्रकाश अंकल की सोच में खलल डालते हुए उनसे पूछता है, अंकल, अपने बताया कि डैड कई एलिमेंट्स को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेते थे, तो उन्होंने कौन सा एलिमेंट जगाया था? प्रकाश अंकल वीर की बात सुनकर अपनी यादों से बाहर आते हुए कहते हैं, वीर, तुम्हारे पीते कई एलिमेंट्स को काबू में करना जानते थे और उन्होंने तो कई म्यूटेटेड बीस्ट्स को अकेले ही अपने दम पर खत्म किया था। उन्होंने जब अपना पहला एलिमेंट जगाया था वह एक नहीं बल्कि 2 एलिमेंट्स थे। प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर उत्सुकता में पूछता है, 2 एलिमेंट्स अंकल, पर वो कौन से थे? वीर की बात सुनकर प्रकाश अंकल वीर को जवाब देते हुए बोलते हैं, जो एलिमेंट कार्तिक ने जगाए थे उनमें से पहला था वाइंड एलिमेंट और दूसरा था लाइटनिंग एलिमेंट। इतना कहकर प्रकाश अंकल वीर के चेहरे के बदलते भाव देखते हैं और फिर गहरी सांस लेते हुए आगे कहते हैं, वीर, अगर तुम भी अपने पिता कार्तिक की ही तरह ताकतवर बनना चाहते हो तो फिर तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। वीर प्रकाश अंकल की बात सुनकर उनसे बोलता है, अंकल, मैं भी अपने डैड की ही तरह बनना चाहता हूँ, अपने पिता के जैसा, लेकिन उनसे और भी ज्यादा बेहतर क्यों नहीं? प्रकाश अंकल वीर को बीच में ही टोकते हुए कहते हैं। वीर प्रकाश अंकल की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। प्रकाश अंकल वीर के चेहरे के बदलते हुए एक्सप्रेशंस को देखते हुए कहते हैं, वीर, जिंदगी में कुछ भी हो, हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा हमार 100% देना चाहिए। यही कारण है कि तुम तुम्हारे पिता के जाने से पहले क्लास में टॉप करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य से भटककर दूसरी चीजों पर चला गया, जिससे तुम्हारे मार्क्स भी गिरते चले गए और तुम फिर टॉपर से एक कमजोर स्टूडेंट बनकर रह गए। मेरी एक बात को हमेशा याद रखना वीर, यह दुनिया तुम्हें सफल होने से रोकेगी, लेकिन अगर तुम तुम्हारी कोशिश को जारी रखते हो तो एक दिन तुम तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त जरूर कर लोगे। यह दुनिया का नियम है कि लोग सफल लोगों के पीछे घूमते हैं, लेकिन वह दूसरे लोग जो सफल होने की कोशिश करते हैं उन्हें लगातार पीछे की तरफ खींचते रहते हैं और उन्हें उल्टी सीधी बातें बताकर उनका आत्मविश्वास भी कम करते रहते हैं।
दुनिया बहुत ही खुदगर्ज हो चुकी है, इसीलिए आजकल सभी लोग सफल लोगों की सफलता को ही देखते हैं, लेकिन उन्होंने सफल होने से पहले जो जो मुसीबतें और असफलताएं उठाई हैं, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और उनकी सफलता को भी वह किस्मत का टैग दे देते हैं। प्रकाश अंकल अपनी बात में थोड़ा रुकते हैं और गहरी सांस लेते हुए आगे कहते हैं, वीर चलो, यह सब बातें तो तुम आगे एक न एक दिन जान ही जाओगे, लेकिन अभी तुम ध्यान लगाने की कोशिश करो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। वीर के मन में कई सवाल थे, लेकिन वह प्रकाश अंकल की बात सुनकर उन सभी सवालों को किनारे करते हुए ध्यान लगाने के लिए अपने पैरों को मोड़ता है और वही जमीन पर ध्यान लगाने के लिए बैठ जाता है। प्रकाश अंकल भी कल की ही तरह है, वहीं पास में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद वीर के शरीर के आसपास हवा की गति तेज होने लगती है और वह धीरे धीरे वीर के आसपास घूमने लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा वीर के आसपास नाच रही हो। वीर के कपड़े हवा में फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रकाश अंकल वीर को देखकर थोड़े खुश हो रहे थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वीर ने अपनी एलिमेंटल को जगा लिया है और वीर ने जो एलिमेंट जगाया था वह वाइंड एलिमेंट था। लेकिन तभी प्रकाश अंकल कुछ ऐसा दिखते हैं जिससे उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। प्रकाश अंकल देखते हैं कि जहां अभी वीर के आसपास विंड एलिमेंट घूम रहा था, वही हम उसके साथ में कुछ स्पार्क्स होने लगे थे। वह स्पार्क्स लाइटनिंग एलिमेंट के थे, जो आधे पर्पल रंग में चमक रहे थे तो वही आधे सफेद रंग में। तकरीबन आधे घंटे बाद वीर अपनी आंखें खोलता है और वीर देखता है कि प्रकाश अंकल उसके सामने ही बैठे हुए उसे एकटक देखे जा रहे हैं। तब वीर प्रकाश अंकल से पूछता है, अंकल क्या हुआ? तब प्रकाशनकर जवाब देते हुए कहते हैं, वीर बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम तुम्हारी एलिमेंटल पावर्स को जगाने में सफल हो गए हो। तब वीर खुश होते हुए प्रकाश अंकल से पूछता है, तो अंकल जल्दी बताइए ना, मैंने कौन से एलिमेंट को जगाया है? फिर प्रकाश अंकल वीर को बताते हुए कहते हैं, वाइंड एलिमेंट और लाइटनिंग एलिमेंट। तब वीर खुश होते हुए बोलता है, क्या कहा आपने? वाइंड और लाइटनिंग, यह तो वही एलिमेंट्स हैं ना जो मेरे डैड ने पहली बार में जगाए थे। तब प्रकाश अंकल अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ वीर, यह वही एलिमेंट्स है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे लाइटनिंग एलिमेंट्स के स्पार्क्स में दो तरह के रंग क्यों हैं? वीर प्रकाश अंकल से पूछता है, दो रंग? आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? तब प्रकाश अंकल जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पापा की लाइटनिंग का रंग पर्पल हुआ करता था और वह बहुत ही खतरनाक हुआ करती थी, लेकिन तुम्हारी लाइटनिंग में सफेद रंग भी है। खैर वह सब छोड़ो, अब तुम्हें रोजाना ध्यान लगाकर तुम्हारे एलिमेंट्स पर कंट्रोल को और मजबूत करना होगा, तभी तुम म्यूटेंट जोन में सरवाइव कर पाओगे। अपनी बात में थोड़ा रुककर प्रकाश अंकल एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं। फिर वीर भी उनसे थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करता है और फिर वह वहां से अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचकर वीर प्रकाश अंकल के बताए अनुसार मेडिटेट करने लगता है। वीर जब अपने कमरे में ध्यान लगा रहा था, तब एक बार फिर ध्यान लगाते वक्त उसके आसपास की हवा तेज हो जाती है और उसी हवा के साथ साथ लाइटनिंग के स्पार्क्स फिर से आवाज करने लगते हैं। उस वक्त वीर देखने में किसी भगवान की तरह लग रहा था, जो कि शांति से वहां पर बैठे हुए हो। वीर को ध्यान लगाते हुए शाम हो जाती है और फिर वीर उठकर खाना खाकर फिर आराम करने के लिए चला जाता है। अगले दिन सुबह वीर आराम से अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। फिर से उसके कमरे में 8 बजे अलार्म बजती है, लेकिन अपनी आदत के अनुसार वीर पास ही पड़ा तकिया उठाता है और उस घड़ी पर जोर से देकर मारता है। तकिए के घड़ी से लगते हैं, वह जमीन पर गिरकर टूट जाती है और अलार्म भी बंद हो जाता है। वीर फिर से करवट लेकर सो जाता है। जब 9 बजने वाले थे, तब उसकी माँ वीर को उठाते हुए कहती है, वीर
बेटा वीर, उठ जा, स्कूल नहीं जाना है क्या? कि आज भी लेट होगा? तब वीर अपनी माँ की बात सुनकर करवट बदलते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ सोने दो ना, अभी तो 8 ही बजे हैं। वीर की बात सुनकर वीर की माँ शारदा को समझ नहीं आता कि वह रिएक्ट कैसे करें। तब वह वीर से कहती है भगवान, इतना बड़ा हो गया है, अब तो सुधर जा। 8 नहीं 9 बजने वाले हैं। इतना सुनते ही वीर की आंखें अचानक से बड़ी हो जाती है। क्या कहा 9 बजने वाले हैं? वीर चौंकते हुए बोलता है और अपने बेड से उठने लगता है। वीर की मां शारदा उसे जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ 9 बजने वाले हैं और तुझे स्कूल नहीं जाना है क्या? लेकिन अपनी मां की बात सुनने के लिए वीर वहां था ही नहीं। वीर तो पहले ही तैयार होने के लिए बाथरूम की तरफ भाग चुका था। वीर अपनी आदत के अनुसार 15 मिनट में तैयार होकर खाना खाने के लिए आ जाता है। हमेशा की ही तरह उसकी बहन फिर वीर की रफ्तार को देखकर चौंक जाती है, लेकिन वीर भी उसे नजरअंदाज करते हुए खाना खाकर सीधा स्कूल के लिए निकल जाता है। वीर को भी स्कूल गए हुए अब कई दिन हो गए थे। वीर अपने घर की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए प्रकाश अंकल के साथ म्यूटेट जोन की जानकारी लेते लेते इतना व्यस्त हो गया था कि वह तो स्कूल के बारे में भूल ही गया था कि उसे स्कूल भी जाना था। वीर जब स्कूल में पहुंचता है तो वह हर बार की ही तरह क्लास की आखिरी बेंच पर जाकर बैठ जाता है। वीर की ही तरह उसके बचपन का दोस्त अनुराग भी उसके पास आकर बैठ जाता है और वीर से कहता है, क्या भाई, बड़े दिनों बाद दर्शन दे रहे हो? वीर को समझ नहीं आता कि अनुराग कहना क्या चाहता है, इसीलिए वह उससे पूछता है, अरे भाई, तू कहना क्या चाहता है? तब अनुराग उसे जवाब देते हुए कहता है, इतने दिनों से कहाँ था? स्कूल क्यों नहीं आ रहा था? तुझे फोन किया तो तू फोन भी नहीं उठा रहा था। तब वीर उसे जवाब देते हुए कहता है, नहीं बस कुछ काम था इसीलिए। अच्छा है कि तू आज आ गया, वरना शर्मा सर तो तुझे छोड़ते ही नहीं। आज उन्होंने मैथ का टेस्ट लेने के लिए बोला है। वीर टेस्ट का नाम सुनते खड़े होते हुए चिल्लाता है, क्या कहा टेस्ट? वीर को जवाब देते हुए अनुराग भी उससे कहता है, हाँ आज शर्मा सर टेस्ट लेने वाले हैं। वीर क्लास में इतनी जोर से चिल्लाया था कि पूरी क्लास उसकी तरफ ही देखने लगी थी। तब वीर थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हुए बैठ जाता है और तुरंत मैथ्स की बुक निकालकर पढ़ी करने लगता है। तब अनुराग कहता है, रहने दे भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम दोनों का फेल होना पक्का है। वीर अनुराग की बात को बीच में काटते हुए कहता है, दोनों का नहीं सिर्फ एक का ही फेल होना पक्का है। अनुराग वीर की तरफ अपने चेहरे पर अजीब से भाव लाते हुए पूछता है, दोनों का नहीं सिर्फ एक का मतलब? तब वीर जवाब देते हुए कहता है, तू तेरा देख, मैं तो पास हो जाऊंगा हर बार की तरह। तब अनुराग कहता है, लेकिन कैसे? तुझे तो पता ही नहीं था कि टेस्ट कब है, और तू तो हर बार पता होते हुए भी फेल होते होते बचता है, वह भी सिर्फ कुछ नंबर से। वीर अनुराग से कहता है, तू बस देखता जा। दरअसल वीर को प्रकाश अंकल की कल की कही हुई बात याद आ जाती है कि दुनिया तुम्हें तभी देखती है जब तुम सफल हो जाते हो और तुम्हारी सफलता की सराहना भी करती है। लेकिन सफल होने के लिए तुम जो परिश्रम करते हो उसे कभी नहीं देखती। और वीर यही बात सोचकर अब से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के बारे में सोच रहा था, जैसा वह अपने पिता के जाने से पहले किया करता था। इसीलिए वह अभी पढ़ रहा था। वीर का दिमाग वैसे तो बहुत तेज था, लेकिन वह जानबूझकर ही पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसे यह सब पसंद नहीं था। उसके पिता के जाने के बाद वह अकेला सा रहने लगा था, लेकिन अब वीर को पढ़ाई करने के कुछ कारण मिल गए थे, इसीलिए वह वही कर रहा था।
वीर के बचपन का दोस्त अनुराग वीर को एकटक देखे जा रहा था। वीर ने कुछ ही देर में मैथ्स के लगभग सभी चैप्टर्स को खत्म कर दिया था। उसे यह सब करने में सिर्फ 20 मिनट लगे थे। अनुराग तो यह सब देखकर भौचक्का सा रह गया था। कुछ देर बाद मैथ के टीचर शर्मा सर के पीरियड की बेल लग जाती है और बस थोड़ी ही देर में शर्मा सर उनकी क्लास में आ जाते हैं। शर्मा सर के आते हैं सभी बच्चे जो मस्ती मजाक और चिल्ला चौट कर रहे थे, वह सभी चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। शर्मा सर सभी से कहते हैं, हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि आज मैं टेस्ट लूंगा, इसीलिए मुझे लगता है कि सभी अच्छे से तैयारी करके आए होंगे। यह टेस्ट तुम्हारी फाइनल एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होने वाला है। अभी शर्मा सर कह ही रहे थे कि तभी उनकी नजर वीर पर जाकर पड़ जाती है, जो कि वही लास्ट बेंच पर बैठा हुआ था। वह वीर को देखकर कहते हैं, वीर खड़े हो जाओ। वीर उनकी बात सुनकर खड़ा हो जाता है। तब शर्मा सर उससे पूछते हैं, पिछले 2-3 दिन से तुम कहां पर थे? वीर उन्हें जवाब देते हुए कहता है, मैं कुछ काम था। तभी शर्मा सर चिल्लाते हुए वीर से कहते हैं, पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी कुछ काम होता है क्या? तब वीर जवाब देते हुए कहता है, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तभी वीर को बीच में ही टोकते हुए शर्मा सर बोलते हैं, अगर इस बार तुम्हें टेस्ट में कम नंबर आते हैं तो मैं प्रिंसिपल सर से कहकर तुम्हें दूसरे सेक्शन में डलवा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अकेले की वजह से पूरी क्लास का एवरेज ग्रेड खराब हो। शर्मा सर की बात सुनकर वीर अपना बस सर झुका लेता है पर कुछ कहता नहीं है। फिर थोड़ी ही देर बाद टेस्ट शुरू होता है और सभी लिखना शुरू कर देते हैं। लगभग आधे घंटे बाद टेस्ट खत्म हो गया था। शर्मा सर भी क्लास से चले गए थे। तब वीर का दोस्त अनुराग वीर से पूछता है, हाँ भाई, कैसा गया टेस्ट? अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए वीर उससे कहता है, हाँ वैसे तो ठीक ही गया है। यह सुनकर अनुराग की आंखें बड़ी हो जाती है। क्या कहा? ठीक ही गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? तूने तो बस 20 मिनट ही पढ़ाई की थी। तब वीर अनुराग को जवाब देते हुए कहता है, चल छोड़ना, अब क्या करना है इन सब बातों से। वीर की बात सुनकर अनुराग भी उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालता है और वीर को जाने देता है। शाम को वीर जब घर पहुंचता है तब प्रकाश अंकल के बताए अनुसार वह अपने रूम में फिर से ध्यान लगाने के लिए बैठ जाता है। वीर को शुरुआत में बस यही करना था कि वह रोजाना नियमित रूप से ध्यान लगाता रहे ताकि वह अपने एलिमेंटल पावर को कंट्रोल कर सके और उसके बाद में डिफिकल्ट कंडीशंस में भी वह फोकस कर सके, ताकि जब वह खतरे में हो तब उसका ध्यान ना भटके और एलिमेंट को अच्छे से कंट्रोल कर सके। दरअसल जब कोई रोजाना नियमित रूप से ध्यान लगाता है तो वह किसी भी चीज पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाता है। इसीलिए प्रकाश अंकल ने वीर से कहा था कि वह रोजाना ध्यान लगाता रहे ताकि वह जब म्यूटेंट जोन के खतरों का सामना करें तब डर, घबराहट और जल्दबाजी में वह अपने एलिमेंट्स को ठीक से कंट्रोल कर सके। कई बार म्यूटेंट जोन में अच्छे से अच्छे और पावरफुल लोग भी डर और घबराहट के चक्कर में कई बार अपने एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते थे और वह वहां पर एक साधारण इंसान की तरह ही रह जाते थे और उसका अंत बहुत ही भयानक होता था। यह बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि फिर उनके साथ में क्या होता होगा, इसीलिए प्रकाश अंकल ने वीर को नियमित रूप से ध्यान लगाने के लिए कहा था और वीर भी अब रोजाना अपने कमरे में रात को ध्यान लगाया करता था और रात को ही नहीं बल्कि जब भी उसे समय मिलता था तब वह ध्यान लगाने के लिए बैठ जाता था। अगले दिन वीर सुबह उठकर स्कूल के लिए निकल जाता है। वीर आज थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि उसने कल जो टेस्ट दिया था, अगर उसमें उसे कम मार्क्स आते हैं
तो शर्मा सर उसे जरूर ही उनकी क्लास से निकालकर किसी और से सेक्शन में डाल देंगे, ताकि उनकी क्लास का एवरेज ग्रेड वीर की वजह से कम ना हो। वीर यह नहीं चाहता था, क्योंकि अभी वह एक एलिट क्लास में पढ़ रहा था और दूसरे सेक्शन की क्लासेस में जो बच्चे पढ़ते थे वह बहुत ही शरारती थे। वह पढ़ने में ध्यान नहीं देते थे और सिर्फ मस्ती मजाक ही किया करते थे। यहाँ तक कि उनमें जो टीचर्स पढ़ाते थे वह भी उनको ठीक से नहीं पढ़ा पाते थे। इसीलिए वीर उस क्लास में नहीं जाना चाहता था। जब भी किसी बच्चे को एलिट क्लास से निकालकर दूसरे सेक्शन में डाला जाता था, तब वह उस बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की बात हुआ करती थी। इसलिए वीर थोड़ा घबराया हुआ था और इसी घबराहट में थोड़ी देर में ही शर्मा सर के पीरियड की बेल लग जाती है और थोड़ी देर में जब शर्मा सर क्लास में आते हैं तब उनके हाथ में टेस्ट कॉपीज का एक बंडल और साथ में एक पेपर था जिसमें सभी के टेस्ट पेपर के रिजल्ट तैयार थे। शर्मा सर को क्लास आते हुए देखकर सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। शर्मा सर को देखकर वैसे तो सभी बच्चों के दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन वे इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। शर्मा सर क्लास में आकर कहते हैं, हाँ तो बच्चों, तुम सभी ने कल के टेस्ट में मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा तो परफॉर्म किया है, बस कुछ लोगों को छोड़कर। यह सुनकर तो वीर के सर पर जैसे बिजली गिर गई थी। उसे डर था कि कहीं वह फेल ना हो जाए। लेकिन तभी शर्मा सर कहते हैं, वीर। वीर शर्मा सर की आवाज सुनकर अचानक से चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करें। तभी शर्मा सर वीर से कहते हैं, वीर, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुमने सेकंड रैंक पाई है। वीर शर्मा सर की बात सुनकर अचानक से चौंक जाता है और उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आने लगते हैं। उसने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि वह पास भी हो पाएगा, लेकिन अब उसकी सेकंड रैंक लग चुकी थी। वीर का दोस्त अनुराग भी वीर को ऐसे देख रहा था जैसे उसके सामने कोई भगवान खड़े हो। अनुराग वीर को देखकर सोच रहा था कि वीर ने किसी टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा, तभी वह सेकंड रैंक ला पाया है। और अब अनुराग भी चाहता था कि वह भी इस टेक्निक को वीर से सीख सके ताकि वह भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। वैसे वह जानता था कि वीर पढ़ने में काफी अच्छा है और सिर्फ उसके पिता के जाने के बाद से ही वह पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा है, लेकिन अभी उसे भरोसा नहीं था कि वीर कभी अपनी पढ़ाई के लिए आप सीरियस भी हो पाएगा। इसीलिए अभी जब उसने शर्मा सर के मुंह से वीर के टेस्ट रिजल्ट सुने थे तो उसको भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। उसे ऐसा ही लग रहा था कि वीर ने जरूरी कोई टेक्निक या फिर कोई तो ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे वह एग्जाम में ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। अनुराग को यह भरोसा था कि वीर कभी चीटिंग नहीं कर सकता। वीर एक सच्चा और ईमानदार लड़का था और वह कभी भी बुराई का साथ नहीं देता था और अनुराग को वीर की यही बात सबसे अच्छी लगती थी। यहाँ तक कि कई बार क्लास में वह चीटिंग करके ज्यादा मार्क्स भी ला सकता था, लेकिन उसने मना कर दिया। वह कम मार्क्स ही सही, लेकिन ईमानदारी से लाए हुए मार्क्स पर ज्यादा भरोसा करता था। अनुराग की नजरों में वीर से अच्छा लड़का पूरी क्लास में तो क्या पूरे स्कूल में भी नहीं था। अनुराग और वीर दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। यहाँ तक कि अनुराग के पिता प्रकाश सिंघानिया और वीर के पिता कार्तिक रंधावा दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वीर के मार्क्स सुनकर सभी बच्चे शॉक हो गए थे, लेकिन शर्मा सर को भरोसा था कि वीर ने बिना चीटिंग ही यह मार्क्स लाए हैं, क्योंकि वह उसे बचपन से जानते थे। वह तो बस अपनी कंडीशन और अपनी हालत से मजबूर होकर वीर ठीक से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब उसका रिजल्ट देखकर शर्मा सर बहुत खुश थे। उन्हें वीर की कंडीशन का पता थी कि उसने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था और तब से ही वह किसी भी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि सब ठीक होने वाला है।
स्कूल के बाद शाम को वीर स्कूल से घर पर ही अपने रूम में मेडिटेट करने के लिए बैठने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजने लगता है। वीर जब अपने फोन की स्क्रीन पर देखता है तब वह पाता है कि फोन किसी और का नहीं बल्कि प्रकाश अंकल का था। पहले तो वह अपनी आदत के अनुसार अपना अजीब सा मुंह बना लेता है और फोन को काटने वाला था कि तभी उसे प्रकाश अंकल की पिछले दिनों की हुई मदद याद आ जाती है और वह फोन उठा लेता है। यह बात बताने की भी जरूरत नहीं है कि फिर क्या हुआ होगा। एक बार फिर से प्रकाश अंकल की राक्षसों की तरह हंसती हुई इमेज वीर के सामने आ जाती हैं और फिर हर बार की तरह ही वीर इस बार भी डर जाता है। आखिर वह था तो भी 16-17 साल का लड़का ही। प्रकाश अंकल वीर से कहते हैं, वीर तुम्हारी मेडिटेशन की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? तब वीरों प्रकाश अंकल को जवाब देते हुए कहता है, अभी तो ठीक ही चल रही है अंकल। तब प्रकाश अंकल वीर से कहते हैं, तो अब क्या तुम अपने एलिमेंट्स पर फोकस कर पाते हो? तब वीर जवाब देते हुए कहता है, हाँ मैं अभी थोड़ा थोड़ा ही कर पाता हूँ। प्रकाश अंकल वीर से कहते हैं, ठीक है तो फिर कल सुबह जल्दी से 7 बजे मेरी लैब पर आकर मिलो। वीर प्रकाश अंकल की बात सुनकर उनसे कहता है, कल सुबह 7 बजे और आपकी लैब पर? प्रकाश अंकल कहते हैं, हाँ मेरी लैब पर। वीर उनसे पूछता है, लेकिन क्यों अंकल? प्रकाश अंकल उससे कहते हैं, जो तुम अभी मेडिटेट कर रहे हो वही अब से प्रैक्टिकल करने का वक्त आ गया है। वीर को कुछ समझ नहीं आता और वह उनसे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी प्रकाश अंकल फोन काट देते हैं। वीर उनकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन वह मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है और फिर अगली सुबह वीर 7 बजे ही वीर किसी तरह से उठकर जल्दी से भागता हुआ प्रकाश अंकल की लैब पर पहुंच जाता है। प्रकाश अंकल वीर को देखते हुए उससे कहते हैं, क्या बात है वीर, तुम तो टाइम के एकदम पक्के निकले। तब वीर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए प्रकाश अंकल से कहता है, मुझे तो आना ही था लेकिन आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? प्रकाश अंकल वीर को जवाब देते हुए कहते हैं, वीर मेरे पीछे आओ मैं बताता हूँ। वीर भी प्रकाश अंकल की बात सुनकर उनके पीछे पीछे चल देता है। प्रकाश अंकल वीर को एक बड़े से हॉल में लेकर आते हैं। वह दिखने में किसी ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह था, जहां पर कुछ जगह पर दरार पड़ चुकी थी तो कुछ जगह एकदम ठीक थी। वीर को समझ नहीं आता कि प्रकाश अंकल का इस तरह की जगह पर लाने का क्या मतलब है। उस बड़े से ट्रेनिंग जैसे हॉल में पहुंचकर वीर प्रकाश अंकल से पूछता है, अंकल यह कौन सी जगह है? प्रकाश वीर के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, यहाँ पर तुम अपनी एलिमेंटल पावर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर एक्साइटेड होते हुए उनसे पूछता है, तो क्या मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता हूँ? क्या मैं भी अपने एलिमेंटल पावर्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ अंकल? तब प्रकाश अंकल वीर को जवाब देते हुए बताते हैं, नहीं, अभी नहीं, अभी वह समय नहीं आया है। तुम जब सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में पहुंच जाओगे तब वहां पर वह तुम्हें सब सिखाएंगे और फिर तुम्हारी मेहनत पर ही यह बात निर्भर करती है कि तुम कितने अच्छे शिनोबी बन पाते हो। शिनोबी म्यूटेंट जोन में लड़ने वाले योद्धाओं को कहा जाता है। शिनोबी में भी कई सारी रैंक हुआ करती है और हर रैंक उन्हें उनकी ताकत के मुताबिक दी जाती है। जैसे किसी ने अभी एलिमेंटल पावर्स को कंट्रोल करना शुरू ही किया होता है, उसे पहले म्यूटेंट जोन की पूरी जानकारी दी जाती है और सा 5 ही तुम्हें ध्यान लगाना भी सिखाया जाता है और अगर तुम वह सब अच्छे से सीख जाते हो तब तुम्हारी एग्जाम भी होती है जिसमें तुम्हें ग्रेजुएट किया जाता है। तभी तुम्हें पहली रैंक गैनीन कहा जाता है और वही अगर किसी ने एलिमेंटल पावर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया होता है
तब उसे की चुनिन कहा जाता है। वीर तो अभी इसमें से किसी भी रैंक के लायक नहीं था, क्योंकि वह तो अभी तक एलिमेंट पावर्स को कंट्रोल करना भी नहीं सीख पाया था। वीर प्रकाश अंकल से पूछता है, तो फिर अंकल आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? इस बात का जवाब देते हुए प्रकाश अंकल वीर से कहते हैं, वीर मैं चाहता हूं कि तुम यह देखो कि एलिमेंटल पावर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। यह वैसा ही है जैसे गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी कैसे चलाई जाती है, वह देखना। वीर प्रकाशन कल की सारी बातें समझ रहा था, इसलिए वह अपनी गर्दन हाँ मिलाते हिलाता है और प्रकाश अंकल को आगे जारी रखने के लिए इशारा करता है। तब प्रकाशन की वीर किसे कहते हैं, अभी तुम देखते जाओ, मैंने एक लाइटनिंग और विंड एलिमेंट यूजर को बुलाया है। थोड़ी देर बाद प्रकाश अंकल वीर को थोड़ी और जानकारी दे ही रहे थे कि तभी प्रकाश अंकल देखते हैं कि उन्होंने जिस एलिमेंट यूजर को बुलाया था वह आ चुका है। प्रकाश अंकल उस आदमी को वीर से मिलवाते हुए कहते हैं, वीर यह है विकास राठौर और यह तुम्हें दिखाएंगे कि कैसे एलिमेंटल पावर्स को कंट्रोल करके उन्हें यूज किया जाता है। प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर विकास की तरफ अपना सीधा हाथ आगे कर देता है और कहता है, हेलो, आई एम वीर सिंघानिया। वीर के जवाब में विकास भी अपना हाथ आगे करके वीर से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, आई एम विकास राठौर। बातें करने के बाद प्रकाश अंकल विकास से कहते हैं, विकास अब तुम शुरू करो जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया गया है। तुम्हें वीर को बताना है कि कैसे एलिमेंटल पावर्स को यूज करके हमला किया जाता है। विकास प्रकाश अंकल की बात में हामी भरते हुए कहता है, यस प्रोफेसर, व्हाई नॉट। उसके बाद विकास उस हॉल में थोड़ा दूर जाकर एक टारगेट पैपेट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वह टारगेट पैपेट दिखने में बहुत भारी भरकम था। वीर को प्रकाश अंकल ने पहले ही बता दिया था कि वह टारगेट पैपेट किस काम में आता है। वह पैपेट टारगेट के रूप में यूज किया जाता है। उसी के ऊपर शुरुआत में सभी एलिमेंटल पावर का हमला करके प्रैक्टिस की जाती थी, ताकि वह एलिमेंट्स की पावर को अच्छे से कंट्रोल कर सके और उन्हें इस्तेमाल भी कर सके। विकास उस टारगेट पैपेट के सामने जाकर वीर से कहता है, वीर ध्यान से देखना। और फिर विकास उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपने सभी चक्र पॉइंट्स पर कनेक्ट करने लगता है और वीर देखता है कि विकास के हाथों में कुछ लाइटनिंग के स्पार्क्स होने लगे थे। तभी विकास अचानक से कहता है, लाइटनिंग स्टाइल क्लियर पान। और इतना कहकर विकास अपना राइट हैंड जिसमें लाइटनिंग के स्पार्क्स हो रहे थे, वह उस टारगेट पैपेट पर हमला कर देता है। उसके इतना कहते ही एक जोर का धमाका होता है और उस पूरे पुतले में लाइटनिंग के स्पार्क्स दौड़ने लगते हैं और वह पैपेट किसी गुब्बारे की तरह फट जाता है। यह देखकर तो वीर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। प्रकाश अंकल वीर की तरफ देखते और वह भी समझ जाते हैं कि वीर कितना ज्यादा खुश लग रहा था। वीर अब यही चाहता था कि वह भी अपनी एलिमेंटल पावर्स को जल्द से जल्द कंट्रोल करना सीख सके। तभी विकास वीर से कहता है, वीर, कैसा लगा लाइटनिंग का पहला हमला? वीर, विकास की आवाज सुनकर पहले तो उसे समझ नहीं आता कि वह रिएक्ट कैसे करें और विकास के सवाल का जवाब कैसे दे। लेकिन अगले ही पल वीर तालियां बजाते हुए विकास से कहता है, अमेजिंग। विकास, क्या बात है? यह तो बहुत ही अच्छा था, यह तो मैं भी करना चाहता हूं। तभी वीर की बात का जवाब देते हुए प्रकाश अंकल वीर से कहते हैं, वीर, तुम्हें अपनी एलिमेंटल पावर्स को इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर समझ जाता है कि विकास ने भी अपने एलिमेंटल पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए बहुत मेहनत की होगी, इसीलिए वह आज इस मुकाम पर है। फिर प्रकाश अंकल विकास से कहते हैं,
विकास, अब क्यों न वाइंड एलिमेंट का भी एक ट्रेलर वीर को दिखा दिया जाए। तब वीर विकास की तरफ बहुत एक्साइटेड होते हुए देखता है। विकास भी अपनी गर्दन हाँ में ही लाता है और आगे बढ़ जाता है। फिर वह दूसरे टारगेट पैपेट के पास जाकर अपने हाथों को अजीब से पैटर्न में घुमाता है और फिर उन्हें मिलाते हुए अपने मुंह के सामने लाता है और कहता है, वाइंड स्टाइल ब्रेक थ्रू। और इतना कहते हैं विकास के मुंह से हवा निकलने लगती है और वह हवा इतनी तेज थी कि सामने वाला पैपेट तकरीबन 200 मीटर दूर उड़ जाता है। जहां से हवा उससे टकराई थी वहां एक बड़ा सा छेद हो जाता है। वीर एक बार फिर से तालियां बजाने लगता है, लेकिन प्रकाश अंकल उससे कहते हैं, अभी रुको वीर, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी तो एक और बाकी है। वीर को समझ नहीं आता। तभी विकास एक बार फिर से अपने हाथों को अजीब से पैटर्न्स में हिलाता है और कहता है, विंड स्टाइल फास्ट ट्रैक। तभी वह अपने दोनों हाथों को उस पेट की तरफ उठाता है। उसके दोनों हाथों में हवा बहुत तेजी से घूमने लगती है और वह किसी तोप के गोले की तरह उसके हाथ से निकलकर सीधा उस पैपेट से टकराती है और वह पैपेट कहीं फीट दूर जाकर गिरता है और गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। एक बार फिर से वीर का पहले जैसा ही हाल हो जाता है। उसकी दोनों आंखें बड़ी हो जाती है। वीर इस तरह के एलिमेंटल अटैक्स देखकर भौचक्का ही रह गया था। तब प्रकाश अंकल वीर से कहते हैं, वीर वैसे तुम भी इस तरह से एलिमेंटल पावर्स को यूज कर सकते हो, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत किए इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। वीर भी प्रकाश अंकल की बातों को समझ रहा था और वह अपना सिर हमें हिलाते हुए प्रकाश अंकल से कहता है, हाँ अंकल मैं समझ गया, अब मैं भी बहुत मेहनत करूंगा। फिर प्रकाश अंकल वीर से कहते हैं, वीर तुम्हारी फाइनल एग्जाम कब से शुरू हो रही है। वीर प्रकाश अंकल के सवाल को सुनकर उन्हें जवाब देते हुए कहता है, वो अंकल मेरी फाइनल एग्जाम अगले महीने से शुरू होने वाली। इस बात पर प्रकाश अंकल वीर से कहते हैं, वीर तुम्हें इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने ही होंगे, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं तब तुम सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में नहीं जा पाओगे। उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें कम से कम 90% से ऊपर लाने ही होंगे। वीर प्रकाश अंकल के बात में हामी भरते हुए कहता है, जी अंकल मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस बात पर प्रकाश अंकल कहते हैं, वीर कोशिश नहीं तुम्हें यह करना ही होगा, क्योंकि अगर तुम सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हो तो फिर तुम यह बात भी भूल जाओ कि तुम कभी म्यूटेंट जोन में जा भी सकते हो और अपने परिवार का कर्ज भी चुका सकते हो। वीर प्रकाश अंकल की बातों में हामी भर देता है। वह समझ जाता है कि प्रकाश अंकल यह सब उसकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। वैसे भी सिटी इंटरनेशनल कॉलेज एक बहुत बड़ा कॉलेज था, उसे पूरे देश में टॉप कॉलेजों में गिना जाता था। यहाँ तक कि उसमें एडमिशन लेने के लिए भी बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता था। कई बार तो अमीर से अमीर घरों के लड़के लड़कियां भी वहां पर एडमिशन नहीं ले पाते थे, क्योंकि वहां पर सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट को ही एडमिशन मिलता था और अगर कोई चाहता था कि वह उस कॉलेज में जाए तब उसके पास एक ही रास्ता था कि वह अच्छे से पढ़ाई करे और अच्छे मार्क्स लाकर सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में जा सके। वीर और प्रकाश अंकल फिर थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद वीर प्रकाश अंकल से कहता है, प्रकाश अंकल मैं भी चलता हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। एग्जाम आने वाले हैं और मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है। मुझे तो पूरे साल का सिलेबस अभी 1 महीने में ही खत्म करना है। प्रकाश अंकल को वीर की बात सुनकर उन्हें समझ नहीं आता कि वो रिएक्ट कैसे करें। प्रकाश अंकल वीर पर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? अभी तक तुम्हारा पूरा सिलेबस तक कंप्लीट नहीं हुआ है।
वीर, अब मुझे शक है कि तुम कभी सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में जा भी पाओगे या नहीं। मत भूलो, वहां एडमिशन लेने के लिए अमीर से अमीर घरों के बच्चे तक नहीं जा पाते हैं। वहां पर सिर्फ होनहार बच्चों की ही कदर की जाती है। अब तक तो कई बच्चे अपना रिवीजन तक कई बार कंप्लीट कर चुके होंगे और तुमने अभी तक अपना सिलेबस तक कंप्लीट नहीं किया है। वीर, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर भी समझ जाता है कि उसे प्रकाश अंकल को यह बात नहीं बतानी चाहिए थी। इसलिए फिर वह अपनी बातों पर थोड़ा पर्दा डालते हुए प्रकाश अंकल से कहता है, अंकल मैं अभी चलता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ज्यादा समय नहीं है। मैं खूब मेहनत करूंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन लेकर ही रहूंगा। तब प्रकाश अंकल जी से कहते हैं, हाँ अभी तुम ऐसा कर ही लेना। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर तुम अपने परिवार का कभी कर्ज भी नहीं चुका पाओगे और यह बात मुझे भी पूरी जिंदगी दर्द देगी कि मैं भी अपने दोस्त कार्तिक के परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाए। वीर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर अगले ही पल वह वहां से निकल जाता है। वीर घर पहुंचकर एक बार फिर से गैरेज में जाता है और अपने पिता की कार से बात करने लगता है। पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। 1 महीने में मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं पास भी हो पाऊंगा। लेकिन मुझे तो सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना होगा जैसा कि प्रकाश अंकल ने बताया है। लेकिन अगले ही पल वीर के दिमाग में कुछ आता है और वह अपने पिता के कार से कहता है, पापा देखना, मैं उस कॉलेज में एडमिशन लेकर ही रहूंगा। और इतना कहकर वह अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वीर फिर तुरंत आधे घंटे मेडिटेट करता है। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। इस बार वीर को उसका लक्ष्य मिल चुका था, इसीलिए वह पूरे जी जान से मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। वीर को भी नहीं पता था कि उसने आखिरी बार कब इस तरह से पढ़ाई की थी। उसे बस यह मालूम था कि आखिरी बार के पिता से जाने से पहले एग्जाम की एक रात पहले उसने कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन उस बात को भी बहुत वक्त हो चुका है। वीर अगले दिन स्कूल में जाकर भी पूरा मन लगाकर पढ़ाई ही कर रहा था। अनुराग वीर को देखकर हक्का बक्का सा रह गया था। वह वीर जिसने पढ़ाई करना सालों पहले छोड़ दिया था और आज तक उसने उसके हाथ में किताबें तक नहीं देखी थी, आज पढ़ाई कर रहा था। अनुराग ने वीर में एक बात नोटिस की थी कि वीर जिस बुक में से पढ़ रहा था वह बुक एकदम नई जैसी लग रही थी। यहाँ तक कि क्लास के टॉपर बच्चे की बुक इतनी साफ सुथरी नहीं थी। दरअसल वीर को कोई किताबों को अच्छे से रखने का शौक नहीं था। वह तो बस इसलिए साफ सुथरा थी क्योंकि उसने उसे आज पहली बार खोला था। जिस दिन से वह किताबें दुकान से लाया था उस दिन से वह उसके बैग में ही पड़ी हुई थी। वीर को ध्यान लगाकर पढ़ाई करता हुआ देखकर अनुराग को भी लगता है कि वीर अब पढ़ाई में सीरियस हो चुका है, इसीलिए उसे अब उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है बोतल में पानी भरकर वीर की डेस्क पर रख देता है। वीर पढ़ाई करने में इतना कंसंट्रेट कर रहा था कि वह ध्यान ही नहीं देता कि किसी ने पानी की बोतल भी रख दिया है। वह पानी पीता है और फिर से पढ़ाई करने लगता है। इसी तरह से वीर पूरे कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करता रहता है और शाम को वह सिर्फ 2 घंटे ध्यान लगाने के बाद में फिर पढ़ाई करता है। इसी तरह से जल्द ही एग्जाम की डेट भी पास आ जाती है। अब वीर को खुद पर विश्वास था कि वह एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। एग्जाम के पेपर देने के बाद वीर बस अब रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। एक दिन वीर मेडिटेट कर ही रहा था कि तभी उसका फोन बज उठता है। वीर जब स्क्रीन की तरफ देखता है तो वह पाता है कि फोन और किसी का नहीं बल्कि प्रकाश अंकल का था। वीर हर बार की तरह फोन उठाता है और फिर से प्रकाश अंकल की राक्षसों की तरह हंसती हुई इमेज वीर के सामने आ जाती है।
वीर पहले तो उन्हें देखकर थोड़ा डर जाता है, लेकिन अब उसे इन सब की आदत हो चुकी थी। वीर प्रकाश अंकल से पूछता है, अंकल आज आपने मुझे कैसे याद किया? तब प्रकाश अंकल वीर को जवाब देते हुए कहते हैं, वीर मैंने यह पूछने के लिए फोन किया था कि तुम्हारे पेपर कैसे गए हैं, क्या तुम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे? वीर जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ अंकल मैं 100% श्योर हूँ। मैंने बहुत मेहनत की थी, इसलिए मैं यह कह सकता हूँ कि मैं एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ। प्रकाश अंकल वीर की बात सुनकर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहते हैं, वैसे वीर तुम्हारा रिजल्ट भी मेरे ख्याल से जल्द ही आने वाला होगा। वीर प्रकाश अंकल की सवाल पर हामी भरते हुए कहता है, हाँ अंकल बस और कुछ दिन। तब प्रकाश अंकल वीर से कहते हैं, तो फिर मैं सिटी इंटरनेशनल कॉलेज का एडमिशन फॉर्म तुम्हें फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तुम उसे फिल करके रजिस्ट्रेशन कर दो। जल्द ही सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन के लिए टेस्ट होने वाले हैं। अगर तुमने यह टेस्ट पास कर लिया तो तुम्हें उस कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता। वीर प्रकाश अंकल से कहता है, हाँ अंकल, क्यों नहीं, आप मुझे वह फॉरवर्ड कर दीजिए। वीर ने इतना कहा ही था कि उसका फोन रिंग करता है और वह देखता है कि वह एडमिशन फॉर्म वीर के फोन में आ भी चुका है। वीर यह देखकर शॉक्ड रह जाता है कि प्रकाश अंकल ने उसे यह फॉर्म इतनी जल्दी सेंड कैसे कर दिया, वह तो अभी बात ही कर रहे थे। इसीलिए वह अपने क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए प्रकाश अंकल से पूछता है, अंकल आपने यह एडमिशन फॉर्म इतनी जल्दी मुझे कैसे सेंड कर दिया? तब प्रकाश अंकल हंसते हुए वीर के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, वीर बेटा तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे अंकल एक साइंटिस्ट है, और यह तो कुछ भी नहीं, मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, अभी तुमने मेरा टैलेंट को देखा ही कहाँ है। वीर समझ जाता है कि उसने यह सवाल पूछकर गलती कर दी है और प्रकाश अंकल की बकबक बंद ही नहीं होगी, इसीलिए वीर उनसे कहता है, अंकल क्या आपको और भी कुछ काम है? प्रकाश अंकल को वैसे बीच में इस तरह से टोका जाना अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं वीर और कुछ कम नहीं है। तब वीर तुरंत ही बिना समय गवाए उनके मुंह पर ही फोन काट देता है। प्रकाश अंकल यह देखकर भौंचक के रह जाते हैं कि वीर उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन वह उसे इग्नोर करते हैं और अपना काम करने लगते हैं। वीर भी इस तरफ मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है। करीब 2 घंटे के बाद वीर अपनी जगह से उठता है और अपने घर पर के गैराज में अपने पिता की कार को ठीक करने के लिए बैठ जाता है। वीर अपने पिता से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह उनके जाने के बाद भी उनकी कार में अपने पिता की ही तस्वीर को देखता था और वह जब भी वह खुश या दुखी होता था तब वह अपने पिता की कार से ही बात किया करता था। उस कार से बात करके उसके मन को एक अजीब सी ही शांति मिलती थी। वीर उस कार के इंजन में काम करने लगता है, बस कुछ पार्ट्स और। वीर बड़बड़ाता है और अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, बस कुछ पार्ट्स और फिर यह कार चलने लगेगी। वीर ने उस कार में कई सारे मॉडिफिकेशंस किए हुए थे। वह कार दिखने में तो एक आम सा पुराने जमाने का मॉडल था, लेकिन उसमें इंटीरियर व इंजन सब मॉडर्न था। वीर ने उस कार में V12 इंजन लगा दिया था और कई सारे मॉडिफिकेशंस करने के बाद उस कार की पावर 1500 आर्स पावर तक बढ़ चुकी थी। हालांकि यह बहुत ज्यादा थी, लेकिन वीर को अभी भी यह कम ही लग रही थी। वीर उसे और भी बनाना चाहता था। शाम को भी वीर मेडिटेट करता है, लेकिन तभी इस बार उसे एक अजीब सा एहसास होता है। वीर को अपनी पूरी बॉडी में तेज झंझनाहट सी महसूस होती है। वह अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके दोनों हाथों के आसपास तेजी से हवा घूमने लगी थी और उसमें व्हाइट और पर्पल रंग के बहुत तेजी से स्पार्क्स निकल रहे थे।
वीर यह देखकर शॉक्ड रह जाता है कि वह अभी से एलिमेंटल पावर्स को कंट्रोल करने लगा था। अगर यह बात प्रकाश अंकल को भी पता चलती तो वह भी उस पर विश्वास नहीं करते। उन्हें यही लगता कि वीर झूठ बोल रहा है। तभी वीर के दिमाग में कुछ आता है और वह अपने कमरे से निकलकर बाहर लॉन में आ जाता है। वीर का घर बहुत बड़ा था क्योंकि वह उसके पुश्तैनी हवेली थी और पुराने जमाने में लोग बहुत बड़े बड़े घर बनाया करते थे। वह उस लॉन में पहुंचने के बाद वीर एक कोने में जाता है और वहां रखे बड़े से पत्थर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वीर अपने चक्र पॉइंट्स पर कंसंट्रेट करता है और अपनी लाइटनिंग की सारी पावर अपने हाथों में लाते हुए कहता है, लाइटनिंग स्टाइल क्लियर पांग। और इतना कहकर वह अपने हाथ की हथेली को उस पत्थर पर दे मरता है। उसके हैतब के पत्थर पर लगाते ही वह पाता है कि उसके हाथों से लाइटनिंग बहुत तेजी से निकलकर उस पत्थर में चली जाती है और वह बड़ा सा पत्थर इतने छोटे टुकड़ों में टूटता है कि कोई सोच भी नहीं सकता था। वह बड़ा सा पत्थर अब कंकर में बदल चुका था। वीर भी यह देखकर भौंचक्का रह गया था। तभी हवेली में से आवाज आती है, वीर तू बाहर है क्या? यह कैसी आवाज थी? दरअसल वीर की लाइटनिंग से भरी हथेली जब पत्थर से जाकर टकराई थी तब बहुत तेज धमाके के होने की आवाज आई थी। उसी कारण वीर की मां शारदा ने भी वह आवाज सुन ली थी और वह वीर की चिंता करते हुए वीर से पूछती हैं। तब वीर अपनी मां को शांत करते हुए बाहर से ही चिल्लाते हुए बोलता है, कुछ नहीं मां, बस यह कहीं और से आवाज आई थी। तब वीर की मां कहती, अच्छा चल ठीक है। वीर अपनी अभी अभी मिली काबिलियत से बहुत खुश था, लेकिन वीर अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। वीर को पता था कि अगर वह खुशी में ज्यादा उछल कूद करेगा तो उसकी मां को उस पर शक भी हो सकता है। वीर यह बात प्रकाश अंकल को बताना चाहता था, लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है। उसे याद आता है कि प्रकाश अंकल ने उसे एक बार बताया था कि कई लोग यहाँ इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी एलिमेंटल पावर्स को वक्त से पहले ही जगा लिया था और उन्हें इस्तेमाल करना भी सीख कर चुके थे। लेकिन उन लोगों की काबिलियत से कई लोग जलते थे, इसीलिए उन लोगों ने उन्हें को मरवा दिया। कई तो अभी भी बहुत ही कड़ी सुरक्षा में रहते हैं और उन पर आए दिन हमले होते रहते हैं। वीर को लगा कि उसने भी तो काफी जल्दी यह पावर हासिल कर ली है और यह तो प्रकाश अंकल ने जितना समय बता था उससे भी बहुत जल्दी था। ऐसे में अगर यह बात बाहर दुनिया को पता चलती है तब तो उसके और उसके परिवार के लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले ही उसका परिवार काफी मुसीबतें झेल रहा था, इसलिए वीर इस बात को अभी के लिए गुप्त ही रखने का सोच रहा था। कुछ दिन बाद वीर अपने स्कूल रिजल्ट लेने के लिए पहुंच जाता है। स्कूल में उसके क्लास टीचर उससे कहते हैं, वेरी गुड वीर, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इस बार तो तुम्हारी फर्स्ट रैंक लगी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कहाँ तुम फेल होते होते बचते थे और कहाँ अचानक से ही तुम टॉप पर बन चुके हो। वीर अपने क्लास टीचर की बात को सुनकर बहुत खुश होता है और वह उनसे रिजल्ट देने के लिए कहता है। उसके क्लास टीचर उसको रिजल्ट देते हुए कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे 85% बने हैं। यह सुनकर वीर की आंखें अचानक बड़ी हो जाती है और वह कहता है, क्या कहा? सिर्फ 85%? तब उसके क्लास टीचर वीर की बात सुनकर उससे कहते हैं, अब इसमें बड़ी बात क्या है वीर, पूरे 85% बने हुए हैं और फिर भी तुम इस तरफ से इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कहाँ तुम फेल होते होते भी बच जाते थे और कहाँ आज तुम टॉप पर बन चुके हो। तभी वीर अपने क्लास टीचर से कहता है, लेकिन सर मुझे तो सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना था। क्लास टीचर वीर की बात सुनकर अचानक से भौंचक्के रह जाते हैं। क्या कहा सिटी इंटरनेशनल कॉलेज?
वहां तो एडमिशन लेने के लिए भी 90% से ऊपर मार्क्स चाहिए होते हैं। तब वीर कहता है, उसी लिए तो यह मार्क्स कम है। तब उससे क्लास टीचर कहते हैं, इसे तो तुम शायद ही वहां एडमिशन ले पाओ। फिर वीर उनसे कहता है, नहीं सर, मुझे लगता है कि मैं वहां एडमिशन ले सकता हूं। आखिर एडमिशन तो वहां पर स्टूडेंट्स के दिए टेस्ट पर ही निर्भर करता है, ना कि रिजल्ट पर। वीर की बात सुनकर उसके क्लास टीचर उससे कहते हैं, वीर तुम वहां एडमिशन के लिए सिर्फ एक बार ही अप्लाई कर सकते हो। क्यों ना तुम नेक्स्ट ईयर फिर से अच्छे से पढ़ाई करके फिर एडमिशन के लिए वहां पर अप्लाई करो। इससे तुम्हारे वहां एडमिशन लेने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इस बात पर वीर उनसे कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि मैं यह कर सकता हूं। तब उसके क्लास टीचर वीर से कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हें 1 साल और पढ़ाई को दे ही देना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पिछली क्लासेस के भी ग्रेड्स बहुत ही कम है। ऐसे में वह शायद ही तुम्हें टेस्ट में भी बैठने दे। इस पर वीर भी कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है, मुझे पता है सर, मैं यह कर सकता हूं। वीर को इतना कॉन्फिडेंट देखकर क्लास टीचर भी हार मानते हुए उससे कहते हैं, तो फिर ठीक है वीर, और हाँ, इस रिजल्ट को ध्यान से लेकर जाना, इसे घुमाना मत। उनकी बात में हामी भरते हुए वीर उनसे कहता है, यस सर, जरूर। और इतना कहकर वीर वहां से निकल जाता है। वीर वहां से निकलकर अपने दोस्त अनुराग के साथ में थोड़ा समय बिताता है और फिर वह घर की तरफ निकल जाता है। घर की तरफ आते हुए उसको रात हो जाती है। रात के 9 बजे वीर हाईवे पर चल रहा था और अपनी मार्कशीट को देख रहा था। तभी उसे उसकी मार्कशीट के पीछे रोड की दूसरी तरफ एक लड़की दिखाई देती है, जिसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक थी, और क्योंकि यह ठंड का समय था और थोड़ी बहुत बर्फबारी भी हो रही थी, इसीलिए उसने लाल रंग की शॉल ओढ़ी हुई थी। वीर उस लड़की को देखता ही रह जाता है। उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी और काफी सुंदर थी और उसके गाल ठंड के कारण थोड़े से लाल हो गए थे। उसकी गर्दन सुराहीदार थी, उसकी बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। किसी भी तरह से वह कोई स्वर्ग की अप्सराओं से कम नहीं थी। वह लड़की एक तो इतनी सुंदर थी और ऊपर से वह किसी छोटे बच्चे की तरह क्यूट भी थी। वीर उसे देखकर बस इतना ही कहता है, आई फाउंड द क्यूटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। वीर मन ही मन सोचता है, हाउ अडोरेबल शी इज। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। उस लड़की की बड़ी बड़ी आंखें देखकर वीर को एक अजीब सी फीलिंग अपने अंदर महसूस हो रही थी। वह लड़की कोल्ड ड्रिंक पी ही रही थी कि वीर भी उसकी तरफ जाने लगता है और वह चिल्लाता है, एक्सक्यूज मी। लड़की उसकी तरफ देखती है, लेकिन तभी वीर की तरफ एक बड़ा सा ट्रक हॉर्न बजाता हुआ आता है, क्योंकि वीर हाईवे के बीचों बीच खड़ा हुआ था। वीर अभी उस ट्रक देखकर डर के कारण वही जम गया था। वह ट्रक वहां से निकल जाता है और वीर तभी साइड में गिरा हुआ खून में लथपथ पड़ा हुआ था। वीर सोचता है, अभी तो मैं पहली बार इतनी सुंदर लड़की से मिला था, लेकिन क्या यही मेरा अंत है। तभी उसके सामने उसी लड़की का चेहरा आ जाता है। उसके सर से भी खून बह रहा था और वह कहती हैं, डोंट वरी, तुम ठीक हो। मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, वह किसी भी वक्त यहां से पर आ जाएगी। तभी वीर को याद आता है कि जब वह ट्रक उससे टकराने ही वाला था, तभी उस लड़की ने उसकी जान बचाई थी, नहीं तो वह तो तब कब का मर चुका होता। हालांकि बचने के बाद भी वीर और उस लड़की को काफी चोट लग गई थी, लेकिन अभी भी वीर और वह लड़की दोनों सही सलामत थे। वह लड़की अपनी लाल रंग की शॉल को अपने कंधों पर डालती है और वहां से जाने लगती है। तब वीर वही उस बर्फ पर खून में लथपथ गिरा हुआ उस लड़की से कहता है, तुम कहाँ जा रही हो। तब वह लड़की कहती है,
मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है और एम्बुलेंस भी आने वाली है, इसलिए अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। इतना कहकर वह लड़की वहां से जाने लगती है। तब वीर को ध्यान आता है कि उस लड़की को भी चोट लगी है और वह फिर भी अपने पैरों पर चलकर जा सकती है, और वीर इधर खुद चोट लगने के कारण हिल भी नहीं पा रहा है। क्या वह इतना कमजोर है? तब वह अपने शरीर की सारी ताकत को समेटता है और खड़ा हो जाता है। फिर वह उस लड़की के पीछे पीछे जाने के लिए तैयार हो जाता है। वीर पास ही खड़े ट्रक ड्राइवर से पूछता है, वह लड़की किस तरफ गई है? तब वीर के सवाल पर वह ट्रक ड्राइवर वीर से पूछता है, कोसी लड़की भई, वही मोस्ट क्यूटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड जिसने मेरी अभी अभी जान बचाई थी, वीर उस ड्राइवर से कहता है। वीर की बात पर वह ड्राइवर एक तरफ अपनी उंगली से इशारा कर देता है। वीर भी यह देखकर लड़खड़ाते हुए उस तरफ चल देता है। वीर को घायल हालत में उस तरफ लड़खड़ाते हुए जाते देख वह ड्राइवर पीछे से वीर को आवाज लगते हुए कहता है, अरे भाई सुनो, कहाँ जा रहे हो? लेकिन वीर उस ड्राइवर की बात पर ध्यान नहीं देता है और उस तरफ जाना जारी रखता है। तकरीबन 15 मिनट चलने के बाद वीर को वह लड़की एक बस स्टॉप पर बैठी हुई नजर आती है। उस बस स्टॉप में सर्द हवाओं से बचने के लिए उसके आसपास कांच की खिड़कियां लगी हुई थी। साथ ही उसमें कांच के ही स्लाइडिंग डोर्स लगे हुए थे। वीर उन गेट्स को खोलकर लड़खड़ाते हुए अंदर आ जाता है। उसी वक्त वीर के सिर से खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिरती है, जिससे वहां जमीन पर लगी सफेद मार्बल का रंग भी बदलकर लाल हो जाता है। जब वह लड़की वीर को इस हालत में वहां पर देखती है, तब उसके मुंह से आह निकल जाती है और वह तुरंत ही वीर को सहारा देते हुए वही उसके पास उस बेंच पर बिठा देती है। फिर वह वीर को डांटते हुए कहती है, कितना खून बह रहा है तुम्हारा, और फिर भी तुम ऐसे घूम रहे हो। मैंने कहा था ना कि मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, पर फिर भी तुम यहां पर आ गए। तुम्हें अपनी जान प्यारी है या नहीं? वह लड़की वीर को डांटते हुए बोलती ही जा रही थी। वीर तो बस उस लड़की का चेहरा ही देखता रह जाता है। वीर को अपने चेहरे की तरफ से देखते हुए देख वह लड़की से पूछती है, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इधर आओ। इतना कहकर वह लड़की अपने रुमाल से वीर के सर से बह रहे खून को साफ करने लगती। वीर के चेहरे से खून को साफ करने के बाद वह लड़की वीर से पूछती है, तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम्हें वहीं पर इंतजार करना चाहिए था। तुम्हें बहुत चोट लगी है, इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए था। वीर उस लड़की को जवाब देते हुए कहता है, ऐसे कैसे चला जाता? वीर की इस बात पर वह लड़की उसे कंफ्यूजन में देखते हुए पूछती है, क्या मतलब? वीर उस लड़की को जवाब देते हुए कहता है, मैंने आज तक तुम्हारी तरह इतनी ज्यादा क्यूट लड़की को नहीं देखा है और मुझे डर था कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। लेकिन वह लड़की वीर की बात सुनकर कोई जवाब नहीं देती है और वह अपने रुमाल से वीर के सिर से खून को साफ करती रहती है। तभी वह वीर से पूछती है, तुम्हें ठंड लग रही होगी ना डॉट? इस पर वीर कहता है, हाँ वैसे थोड़ी बहुत लग तो रही है। आखिर बाहर इतनी बर्फ जो गिर रही है। वह लड़की वीर की बात सुनकर सोचती है कि आखिर यह कैसा लड़का है, पहले तो इतनी चोट लगने के बाद भी ऐसे बाहर घूम रहा था, और कुछ पूछो कि वह तुम क्यों घूम रहे हो तो कहता है कि मैं क्यूट लग रही हूँ, वो भी बहुत ज्यादा क्यूट। उस लड़की को वीर में कुछ तो अजीब लग रहा था जो बाकी लड़कों से अलग था। वीर की बात को सुनकर वह लड़की अपनी ओढ़ी हुई शॉल उतारती है और वीर को उड़ा देती है। वीर उस लड़की को ऐसा करता देख उससे कहता है, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। इस पर वह लड़की वीर से कहती है, हाँ लग तो रही है, लेकिन तुम अभी घायल हो और तुम्हें अभी इसकी ज्यादा जरूरत है। और इतना कहकर वह लड़की उठती है
और वहां से जाने के लिए बाहर निकल जाती है। वीर उस लड़की को जाता देख सोचता है कि पहली बार वह किसी ऐसी लड़की से मिला है जो इतनी ज्यादा क्यूट तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वह लड़की इतनी ज्यादा केयरिंग भी है। दरअसल वीर की लाइफ में ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो वीर की फिक्र करते थे, और जो वीर की सच में बहुत ही ज्यादा फिक्र करते थे उनकी गिनती तो और भी ज्यादा कम थी। और इस वक्त वीर को वह लड़की अपनी माँ की तरह ही फिक्र करती हुई लग गई थी। वीर नहीं चाहता था कि वह लड़की उससे दूर हो, इसीलिए वह बिना समय गवाए तुरंत ही अपने शरीर की सारी ताकत को समेटता है और एक बार फिर खड़ा हो जाता है और उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है। वीर उस बस स्टॉप से बाहर निकलकर उस लड़की को आवाज लगाता है, सुनो। तब वह लड़की पीछे पलटती है और वीर की तरफ देखने लगती है। वीर एक बार फिर से उस लड़की की बड़ी बड़ी खूबसूरत नीली आंखों को देखकर अपने होश हवास खोने लगता है, लेकिन वह खुद पर कंट्रोल करते हुए उससे कहता है, मत जाओ। वह लड़की वीर की बात सुनकर उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखती है, जिस पर वीर उस लड़की से कहता है, मैंने आज तक इतनी ज्यादा क्यूट लड़की को नहीं देखा है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ही रहो। वह लड़की वीर की तरफ देखते हुए पूछती है, मतलब? तब वीर उस लड़की से हिचकिचाते हुए कहता है, आई लव यू। वह लड़की वीर की तरफ देखती ही रह जाती है और फिर उस लड़की के दिमाग में न जाने क्या आता है और वह लड़की धीर से कहती है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। वीर को यहां सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है और वह उससे फिर पूछता है, क्या कहा? तब वह लड़की मुस्कुराते हुए वीर से कहती है, मैं तुम्हारे साथ तभी चल सकती हूं। तभी वीर उस लड़की की बात को बीच में ही काटते हुए खुशी में उछलते कूदते हुए कहता है, क्यों नहीं, जरूर। मैं तो अभी अपनी माँ को कह देता हूँ कि उन्हें उनकी बहू मिल गई है। तब वह लड़की भी शर्माते हुए वीर से कहती है, वादा। तब वीर भी उस लड़की के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, वादा। और इतना कहकर वीर वहीं पर बेहोश हो जाता है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और एडवेंचर से भरी कहानी वीर द लेजेंड और जुड़े रहे हमारे साथ। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आगे की कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।